हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उसके 10 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में। तो इससे पहले कोल इंडिया कमर्शियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को देख लें तभी इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोल इंडिया कमर्शियलाइज होने के पहला जो कारण है महत्वपूर्ण वो है एम्प्लॉयज़ का भारी कमी। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड में एम्प्लॉयज़ का भारी कमी है, जहां पे 5 लाख वर्कर होने चाहिए थे कोल इंडिया लिमिटेड के पूरे सब्सिडरी सारे चीज़ों को मिला के, उस जगह पे सिर्फ 2,74,000 एम्प्लॉय ही है कोल इंडिया लिमिटेड में अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। एक तो कोल इंडिया लिमिटेड में वर्कर की भारी कमी है, उसके साथ ही आपको बता दें कि हर साल कोल इंडिया लिमिटेड से 10,000 लोग रिटायर कर जाते हैं और जो वैकेंसियां आती है वो 6,000 से 8,000 के बीच का वैकेंसी आती है, यानी कि हर साल 2 से 3,000 वर्कर की और कमी होते जा रही है कोल इंडिया लिमिटेड में। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है 30% कोयले की मांग में कटौती, यानी कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी इंडस्ट्री बंद रही और इंडस्ट्री बंद रहने के कारण 30% मांग जो है कोयला का वो घट गया। और इसके साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड के पास कोल का ऑलरेडी रिजर्व था जो वो कोल इंडिया खर्च भी नहीं कर पाई है। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है पावर कंपनीज का कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर बकाया पैसा, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड पावर कंपनीज से बहुत सारे पैसा पाता है। अनिल जैन जो कि कोयला सचिव है, उनका ये कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड उधार में कोयला दिया हुआ है और अगर उसका वसूली किया जाए तो उसका टोटल 17,000 करोड़ रुपया होगा। कोल का जो कंज्यूमर थे, चाहे वो पावर सेक्टर के हो चाहे स्टील सेक्टर को हो, उनका ये मांग था। उन्होंने पत्र लिख के श्री प्रहलाद जोशी जो कि कोयला मंत्री, उनको ये कहा था, ये मांग रखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में कोल इंडिया को एडवांस भुगतान करने की प्रायोरिटी है वो माफ़ कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये मांग किया था कि कोयला का स्टॉक ऑलरेडी कोल इंडिया के पास है तो उसको कोल का जो रेट है उस पर कटौती करना चाहिए था। पावर कंज्यूमर कंपनी से जब पूछा गया कि आखिर पेमेंट क्यों रुकी हुई है तो उनका कहना था कि पावर की मांग में कमी आई है, उसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड के बाद बहुत सारा कोयला जो है वो स्टॉक के रूप में रखा हुआ है, उसको नीलाम किया जा सकता है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल के लास्ट में सरकार को और पेंशन फंड दोनों को डिविडेंड देना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज को, तो उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से इन चीज़ को देंगे। जो फोर्थ कारण है कोल इंडिया कमर्शियलाइज होने का वो है कि रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे टैक्स को बेनिफिट मिलेगा सरकार को और उस टैक्स से जीडीपी जो है देश का उसको बढ़ने में मदद मिलेगी। जो पांचवा कारण है कोल इंडिया लिमिटेड को कमर्शियलाइज करने का वो ये है कि इससे ट्रेड यूनियन का जो वर्चस्व है वो कम होगा। आपको बता दें कि इंडिया में जो 5 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जो कि NCWA के मीटिंग में भी बैठते हैं वो है BMS यानी भारतीय मजदूर संघ, जिसका 11 मिलियन मेंबर है 2011 के अनुसार। इंटक दूसरा नंबर पर है जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है इंडिया का जिसका 33 मिलियन टोटल मेंबर है। उसके साथ ही एटक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो सबसे पुराना है, 2.6 मिलियन है। HMS हिंदू मजदूर संघ जो है वो 3.3 मिलियन है। सिट्टू की बात करें तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसका जो मेंबर है वो 3.2 मिलियन मेंबर है इसमें टोटल। अब बात करेंगे जब कोल इंडिया को कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा तो ट्रेड यूनियन का जो वर्चस्व है वो इन कोल सेक्टर्स में कम हो जाएगा। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड में जो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कोई अदर एजेंसी से रजिस्टर हो, चाहे वो इन 5 ट्रेड यूनियन में हो, उनका जो पकड़ है वो कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत ही ज़्यादा है और उनका जो वर्चस्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो 6 कारण है कोल इंडिया लिमिटेड को कमर्शियलाइज करने का वो है स्टॉक मार्केट में लगातार घाटा। ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है इसको। स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले हम आपको कुछ बातों बता देना चाहते हैं, जैसे कि इसका 2 मार्केट होता है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में कोल इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड है। जब हम बात करते हैं इसकी रजिस्ट्री की तो वो नवंबर 2010 में IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लागू किया गया था। उसके जब लागू किया गया था उस टाइम जो इसका शेयर था वो एक शेयर की कीमत 251 रुपये थी, यानी 251 रुपये से इसकी ओपनिंग की गई थी। उसके बाद मई 2011 तक ये जो है वो बढ़ोतरी दर्ज किया था, यानी कि 422
₹10.35 की बढ़ोतरी दर्ज की थी। इसके साथ ही अगस्त 2013 में इसमें गिरावट आया था इसका शेयर में, जिसका एक शेयर का कीमत ₹238 हो गया था। उसके बाद फिर उछाल आया था अगस्त 2015 में, जो कि ₹477 हो गया था। इसके बाद यानी अगस्त 2015 के बाद लगातार इसका जो शेयर है वो गिरावट ही दर्ज किया है। जो इसका सबसे ज़्यादा यानी ऑल टाइम लो माना जाता है वो है मार्च 2020 को ₹119.20 इसका शेयर का कीमत था। अभी जो यानी 15 मई के हिसाब से देखें तो ₹129.50 इसका एक शेयर का कीमत है। बट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सजेशन की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक का कीमत का आने वाला चांसेस में रेट और गिर सकता है। इसमें एक बात अच्छी है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड है वो 10.18% है, जिसको कि सेफ कंपनी माना जाता है। मतलब कि जो डिविडेंड यील्ड होता है इससे एक फिक्स इनकम आता है। मतलब कोल इंडिया के पास 10.18% जो इनकम है वो पूरी फिक्स है। जो इसका सातवां कारण है कोल इंडिया लिमिटेड को कॉमर्शियलाइज़ करने के पीछे वो है ये लेस मैकेनाइज्ड है या फिर मैनुअल की बहुत सारे जगहों पे काम होता है। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड में अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों माइंस हैं, जिसमें अंडरग्राउंड में बहुत सारे माइंस ऐसे हैं जिन्हें आज भी मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। उस जगह पे मैकेनाइज्ड नहीं है। उस जगह पे अगर वर्कर काम भी कर रहा है तो जो मशीनरी है वो SDL LHD बस यही दो चीज़ों से काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो मैकेनाइज्ड है माइंस उसमें से कुछ बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक झांझरा एरिया है। उस जगह ज़्यादातर माइंस जो है वो फुल्ली मैकेनाइज्ड है, जो कि लॉन्गवाल पद्धति से काम करता है। जिसमें लॉन्गवाल पद्धति से काम होने वाला जो मशीनरीज है वो ज़्यादातर चाइनीज़ मशीन्स है, जिसको चाइना के लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो चाइना के ऑपरेटर्स है वो वहीं पे रह रहे हैं और उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी एक कोल इंडिया लिमिटेड को कमर्शियलाइज़ करने के पीछे का रीज़न है। जो आठवां मेन कारण है वो है कोल सेक्टर को लेवराइजेशन होने के बाद भी प्रोडक्शन रेट को नहीं बढ़ाया जा सका। यानी कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर माइनिंग की, यानी कि कोल ब्लॉक को खरीदी और कोल ब्लॉक को खरीदने के बाद कोल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यानी कि कोल का माइनिंग किया। माइनिंग जिसको हम लोग एक शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं उसे ही। उसमें कैपेटिव कोल प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को यूज़ करते हुए बहुत सारी प्राइवेट कंपनी कोल का खनन किया। कोल इंडिया लेवराइजेशन करने से घाटा ये हुआ कि जो वेलफेयर है वर्कर का वो ख़त्म हो गया, वर्कर के साथ शोषण होने लगा। CMR 2017 माइंस एक्ट रूल्स रेगुलेशंस का धज्जिया उड़ा दिया गया आउटसोर्सिंग कंपनी के चलते। मतलब उनका मेन टारगेट था प्रोडक्शन, उन्हें कंपनी से सिर्फ कोयला निकालना था। तो इसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ, मुआवजा देना पड़ा, स्ट्राइक हुआ, लॉकआउट हुआ, ये अक्सर आज भी होते रहते हैं। तो उसका जो प्रोडक्शन रेट था उसमें भी काफ़ी कमी आया। वर्कर को टेम्प्रोरी तौर पे रखा जाने लगा, कुछ वर्कर को सिर्फ पैरवी के बेसिस पे रखने लगा। जो करप्शन है इसमें इसके चलते कोल इंडिया लिमिटेड में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और ये सब न्यूज़ के चलते कहीं ना कहीं कोल इंडिया लिमिटेड के जो शेयर हैं उस पर भी असर पड़ा। जो 9वां कारण है वो है कोल को आज भी इंपोर्ट किया जा रहा है बहुत सारे देश से। जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया जा रहा है, चाइना से कोयला मंगाया जा रहा है। मंगाए जाने का पीछे का जो कारण है वो ये है कि बहुत सारे पावर सेक्टर्स का ये कहना है, जो बहुत सारे कंज्यूमर का ये कहना है कि एस कंटेंट और सल्फर कंटेंट इंडिया के कोल में ज़्यादा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम दाम पर कोयला दे रही है कोल इंडिया लिमिटेड के मुकाबले। जो 10वां कारण है कोल इंडिया लिमिटेड को कमर्शियलाइज़ करने के पीछे वो है ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है और इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कंपनी का मोनोपोली समझने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोल इंडिया लिमिटेड से रिगार्डिंग वीडियो बनाना था तो मुझे 2 से 3 दिन लग गया इस वीडियो को बनाने के लिए, डाटा इकट्ठा करने में। इसी तरह से जब भी इन्वेस्टर्स कोल इंडिया लिमिटेड में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो कंपनी को विजिट करते हैं, कंपनी के साइट को विजिट करते हैं, बहुत सारे डाटों को पढ़ते हैं, फैक्ट को पढ़ते हैं। तो जब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में ऐसा सर्च करते हैं तो उन्हें वो एग्जैक्ट सारी चीज़ें नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन्वेस्टर शेयर मार्केट में कोल इंडिया का शेयर खरीदने से घबराते हैं, हिचकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर कंपनीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी होता है। उस कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि कंपनी को ही बेच देना चाहिए। हम बात करते हैं इन सारे कमियों को तो सजेशंस के अनुसार, यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बहुत सारे जानकारों के अनुसार ये कहना है कि इनकी कमियां सुधारी जा सकती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की कमी है तो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वर्कर का बहाली बहुत दिनों से नहीं हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड में, वर्कर की बहाली लेनी चाहिए। दूसरा में था कि 30% मांग जो घट गया है, कोल का स्टॉक घट गया है।
तो कोल का जो रिज़र्व स्टॉक रखा गया है वो और दूसरी कंपनियों को बेचना चाहिए था जो कंपनी इसकी ज़रूरत रखती है। उसके साथ ही जो 17,000 करोड़ प्राइवेट कंपनीज़ में बकाया है का कोल इंडिया लिमिटेड पे, सबसे पहले तो उसको वसूल किया जाना चाहिए था। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में एक मोनोपोली जनरेट करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए था जिस पे इन सारी दिक्कतों का सामना किया जा सके। रही बात कोल इंडिया में ट्रेड यूनियन का वर्चस्व के बारे में, तो आपको पहले बता दें कि ट्रेड यूनियन का जो काम होता है वो होता है वेलफेयर के लिए लड़ना, यानी कि एम्प्लॉयर के बीच में समझौता बना के रखना, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में समझौता बना के रखना, अलाउंसेस है, वेजेस है, वेलफेयर है, इनका मांग जो है वो कंपनीज़ के ऊपर रखना। अगर कंपनीज इन मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो उस कंडीशन में स्ट्राइक करना, लॉकआउट करना, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाना। तो इसमें ट्रेड यूनियन का वर्चस्व नहीं कहा जा सकता है, इस चीज़ को ट्रेड यूनियन का सेवा कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन से इतने लोग जुड़े हैं, 33 मिलियन 11 मिलियन इतने सारे लोग जब जुड़े हैं तो ट्रेड यूनियन का उन मजदूरों के लिए विश्वास है, तभी वो ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। तो ट्रेड यूनियन का सेवा कहा जाना चाहिए, उसको वर्चस्व नहीं कहा जाना चाहिए था। बात जहाँ तक स्टॉक मार्केट की आती है तो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ों को देखें तो हम देखेंगे कि अगस्त 2015 से लगातार शेयर गिर रहा है। अगस्त 2015 से पहले नहीं गिर रहा था। आपको बता दें कि 2014-15 के बीच में बहुत सारे कोल ब्लॉक को बेचा गया था, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज खरीदी और माइनिंग की, यानी आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग करने के चलते मजदूरों का शोषण हुआ, बहुत सारा न्यूज़ हाईलाइट हुआ है। इन चीज़ों के चलते कोल इंडिया का जो शेयर है वो गिर गया है एक्सपर्ट के हिसाब से। तो अगर कोल इंडिया लिमिटेड, सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड रहती, उसमें प्राइवेट कंपनी नहीं घुसती, आउटसोर्सिंग नहीं होता, तो इन चीज़ों के चलते उसका जो शेयर है वो लगातार बना रहता। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो जितने भी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़, रेपुटेड कंपनीज़, उसका जो साइट आप विजिट कीजिएगा तो उसमें इन्वेस्टर करके एक सेक्शन होता है। इन्वेस्टर सेक्शन में वो सारा डिटेल दिया हुआ था, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, मार्केट से रिगार्डिंग सारा पॉइंट। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड का जब इन्वेस्टर सेक्शन को जब आप विजिट कीजिएगा तो उसमें सारा डाटा अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को पहले तो ठीक करना चाहिए, आपको टेक्निकल असिस्टेंट रखना चाहिए उन चीज़ों के लिए। उसके बाद जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया से कोल इम्पोर्ट करने की बात आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया से जो कोल इंपोर्ट किया जा रहा है वो है एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोल। आपको बता दें कि आसाम और जम्मू कश्मीर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में एंथ्रासाइट का कोल है। इसके अलावा कुछ और भी जगहों पर है। तो भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि वो दोनों जगह पे जितना माइंस हो सके उसे ओपन करना चाहिए था और उस कोल को निकाल के अपने जो कोल इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ पे पावर सेक्टर में या कंज्यूमर को जहाँ भी एंथ्रासाइट का ज़रूरत है उसको उस चीज़ से पूरा करना चाहिए था, ना कि दूसरे देश से कोल को इम्पोर्ट करना चाहिए था। इसके साथ ही सरकार ने यह तय किया है कि 50 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट किया जाएगा, यानी कि कोल ब्लॉक्स को बेचा जाएगा। उसमें जो भी कंपनी चाहती है वो उसमें रजिस्ट्रेशन करके आ सकती है। पहली बात तो कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं रखा गया है कोई भी कंपनी का कि ये स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। तो कोई भी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी कोल सेक्टर में आके कोल ब्लॉक को खरीद के उसमें अपना माइनिंग करके उसको अपने ढंग से कोयले को बेच सकती है। इससे दिक्कत ये होगा कि कुछ बिचौलिए कंपनीज भी बीच में आ जाएगी मार्केट में। वो क्या करेगी, बड़े बड़े कंपनी से कोयला खरीदेगी और उसको जो छोटे कंपनीज है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों के लिए, जिसके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, उनको एक बड़े अमाउंट में बेचेगी। तो 16 मई 2020 को जो अनाउंस किया गया था वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 50,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था कोल इंडिया लिमिटेड के कमर्शियलाइजेशन के रिगार्डिंग, अगर वही 50,000 करोड़ को कोल इंडिया लिमिटेड के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता, मैकेनाइजेशन के लिए खर्च किया जाता, इन खामियों को सुधारने के लिए खर्च किया जाता, तो न केवल इंडिया का 80% कोल का प्रोडक्शन पहले देता, उसका हो सकता है डाटा 100% तक पहुँच जाता, और तो और ये इंपोर्ट करने की जगह कोल को बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो पॉइंट्स है ये लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, सुझाव दें, और अगर किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, टिल देन जय हिंद।